हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग रेसिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा पर्पस है एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना और उसको समझना। तो इसी के क्रम में हम आज रेसिस्टेंस इन पैरेलल का सीरीज हो चुका था, तो आज पैरेलल हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रेसिस्टेंस इन पैरेलल है। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि now let us consider the arrangement of three resistor joined by parallel. पैरेलल कनेक्शन से 3 रेसिस्टर ज्वाइन है, उसको हम देखेंगे। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता था कि रेसिस्टेंस एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे, एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा रहता था, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता था। तो ये एक रेसिस्टेंस हो गया, एक रेसिस्टेंस हो गया, ये एक दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा रेसिस्टेंस हो गया। तो तीनों रेसिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। क्या है, ये तीनों रेसिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल। पहला से R1 है, दूसरा का R2 है, और तीसरा का क्या है, R3 है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब जो है तीनों रेसिस्टेंस R1, R2, R3 है, तो हम लोग ऑब्जर्व किए कि R1 से जो करंट हमारा जा रहा है, वो R1 से जो करंट हमारा जा रहा है, वो R1 वाले रेसिस्टेंस से अगर I1 करंट जा रहा है, R2 से I2 जा रहा है, R3 से I3 जा रहा है, तो I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे आप लोगों को मैं बताता हूं कि 3 रेसिस्टेंस हैं और तीनों रेसिस्टेंस से करंट जा रहे हैं। मान ऐसे ही पैरेलल में कैसे थे रेसिस्टेंस, ये हो गए, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हो गया, ये एक रेसिस्टेंस हो गया, ये आके यहाँ पे जुड़ा, ये एक रेसिस्टेंस हो गया, 2 रेसिस्टेंस हो गया, और एक ये रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ पे कितने रेसिस्टेंस हो गए, 3 रेसिस्टेंस हो गए ना। और तीनों से जो करंट जो है वो अलग अलग जा रहे हैं। इससे हमको I1 करंट जा रहा है, इससे क्या जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, I2, और इससे क्या जा रहा है, I3 करंट जा रहा है, यानी 3 करंट जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, और इधर से जो करंट आ रहा है, जो करंट जो आ रहा है इधर से, और ये तीनों एक ज्वाइंट से जुड़े रहेंगे सेल के थ्रू। सेल यहाँ है, सेल के थ्रू ये तीनों क्या है, जुड़े रहेंगे ऐसे। तो ये जो है I1, I2, I3 है। तो यहाँ से जो हमारा करंट आ रहा है, ये करंट जो इससे आ रहा है, वो करंट, ये करंट क्या है, I है। तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो वही हमने क्या किया है, लिखा है कि I इज इक्वल टू क्या लिखा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I को हम V बाई RP भी लिख सकते हैं। I1 को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई R1, I2 को V बाई R2, I3 को V बाई R3, ये तीनों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, और I को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई RP लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, V बाई RP पुट कर दिए, V बाई R1, V से V कट गया, तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो RP क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल हो गया। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा हो गया, उसका इक्वेशन हम लोग क्या किए, ड्राइव कर दिए। क्या होगा, 1 बाई RP इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके थ्रू क्या है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि इन ए सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर, नीचे दिया है, सपोज द रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 वैल्यू ऑफ R1 5 दिया है, एक का 10 दिया है, और एक का 30 दिया है। कनेक्टेड विच इज गिवन बाय बैटरी से कनेक्टेड है, जिसके 12 वोल्ट है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच रेसिस्टर, द टोटल करंट ईच रेसिस्टर के थ्रू करंट निकालना है। करंट थ्रू क्या निकालना है, ईच रेसिस्टर
टोटल करंट इन ए सर्किट, सर्किट में टोटल करंट कितना होगा, द टोटल रेसिस्टेंस निकालना है कि टोटल रेसिस्टेंस हमारा जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे R1 दिया है 5 ओम, R2 दिया है 10 ओम, R3 दिया है 30 ओम, वोल्टेज दिया है। तो यहाँ से हम निकाल क्या है सकते हैं। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, यही डायग्राम क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये डायग्राम है R1 R2 R3 का, और इसी डायग्राम से जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। तो हमारा क्वेश्चन जो था ये था दिया हुआ था, तो I1 हम निकाल सकते हैं। I1 थ्रू R1 के थ्रू I1 जो जाएगा वो क्या होगा, I1 इक्वल टू क्या होगा, V/R1। तो यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा, और यहाँ से जो हमारा निकलेगा वो हम ऐसे निकालेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमने R1 के थ्रू I1 कितना जाएगा वो हमने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, I1 इक्वल टू इतना हो गया, I1 निकल गया। वैसे ही I2 और I3 भी क्या कर लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। तो I2 क्या निकाल लिया, I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/R3। तो सारे रेसिस्टेंस के थ्रू जो भी हमारे जा रहे थे वो सारे क्या हो गए, निकल गए। तो रेसिस्टेंस के थ्रू जो हमारे जा रहे थे वो सब जो है वो जितने भी करंट हमारे जा रहे थे वो क्या हुए, सारे निकल गए। यहाँ से I2 भी आ जाएगा, यहाँ से I3 भी आ जाएगा। टोटल I भी क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो उस रेसिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या करता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि इन ए फिगर 12.2 इज 10 ओम। R1 जो है क्या है, 10 ओम है। 12.2 फिगर में R1 क्या है, 10 ओम है। R2 जो है क्या है, 40 ओम है। R3 जो क्या है, 30 ओम है। R4 R5 दिया हुआ है। जैसे ए क्या हो गया, R1 हो गया, ए क्या हो गया, R2 R3 R4 R5, 5 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं। एंड एक 12 वोल्ट बैटरी का अरेंजमेंट दिखाया गया है कि एक बैटरी जो है 12 वोल्ट का है। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एंड द टोटल करंट इन द सर्किट, और इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है और टोटल हमको क्या करना है, करंट भी क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो हम कैसे करेंगे, टोटल रेसिस्टेंस और टोटल करंट। तो हमको सबसे पहले ये दोनों जो रेसिस्टेंस है, ए रेसिस्टेंस और ए रेसिस्टेंस, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने निकाला, यहाँ से निकाला। और यहाँ से ये दोनों के बदले एक रेसिस्टेंस क्या आ गया, R' जो कि 8 ओम आ गया। सेम वैसे ही ये तीनों जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, एक दूसरे के क्या है, हेलो, पैरेलल में है। ये तीनों रेसिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ये दोनों जो है वो ये तीनों भी क्या है, पैरेलल में है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और इसके थ्रू भी R इक्विवेलेंट निकाल, तो ये तीनों के बदले एक रेसिस्टेंस हमारा क्या आ गया, ए हो गया। और ये तीनों के बदले एक रेसिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, ये दोनों के बदले एक रेसिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों ए रेसिस्टेंस हो गया। जैसे कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ, ये दोनों के बदले एक रेसिस्टेंस यहाँ आएगा और ये तीनों के बदले एक रेसिस्टेंस यहाँ आएगा। अब ए रेसिस्टेंस जो होगा ये दोनों किस में होगा, सीरीज में हो जाएगा। तो ये दोनों डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। जब एक बार रेसिस्टेंस आ गया तो आई निकालना है तो V/R कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आई भी निकल जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन कोई नहीं है। अब हमको हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। तो हमारा टॉपिक अब हीटिंग इफेक्ट पे हम लोग आ गए हैं। जल्दी ये चैप्टर समाप्त होने वाली है। तो हीटिंग इफेक्ट पे हम लोग आ गए हैं। वी नो दैट द बैटरी ऑफ ए सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी बैटरी या सेल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जेनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। अब हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा, जब दोनों टर्मिनल के बीच क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे वाटर फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा किसके कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। दोनों इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, सेल करता है। तो किस तरह करता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू करता है। सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल that sets the electron in the motion to flow the current through the resistor या system of resistor connected in battery. We also have seen in section 12.2 that to maintain the current the source has keeping expanding its energy. हमें करंट मेंटेन करने के लिए सोर्स के पास हमेशा एनर्जी होना चाहिए। Where does this energy go? ये एनर्जी कहाँ जाते हैं? A part of the source energy is energy maintaining the current may be consumed into useful work. यानी कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है करंट को कंज्यूम करने और कुछ इलेक्ट्रिक वर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक रोटेटिंग ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन के रोटेटिंग ब्लेड को रोटेट करने के लिए ये एनर्जी जो होते हैं, जो हमारा एनर्जी रहता है, वो एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे फॉर्म में। पंखे चलते हैं हमारे, फैन मूव करता है, तो rest of the source of the energy can expanded in heat to raise the temperature. rest जो एनर्जी होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है और raise the temperature, जिसे टेम्परेचर राइज हो जाता है गैजेट का। गैजेट्स का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, राइज कभी कभी हो जाता है। We observed this is our everyday life. For example, an electric fan become warm if यूज कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम। हम लोग को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक का फैन जो होता है हमारा वो वार्म हो जाता है। अगर हम ज्यादा देर तक लॉन्गर टाइम तक यूज करेंगे फैन को, तो हमारा फैन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर टच करके कभी देखना, गर्म हो जाएगा फैन। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक करंट फैन कैन वार्म अप इट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेसिस्टिव, दैट in a configuration of resistor only connected to its battery, the source energy continuously get dissipated entirely in the form of energy. तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी हीट होगा क्या होगा, एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या कह रहा है, ऑन द अदर एंड, इफ द, दूसरी तरह से हम देखें तो, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेसिस्टिव, अगर इलेक्ट्रिक करंट को किसी रेसिस्टिव बॉडी से जोड़ा जाए, रेसिस्टिव, दैट ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रेसिस्टर ओनली कनेक्टेड विद बैटरी। अगर एक रेसिस्टर को ही हम केवल बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारा टॉर्च है, टॉर्च है तो टॉर्च का बल्ब जलते रहता है उसके एनर्जी से। लेकिन हमको क्या करना है कि एक बैटरी से हमको केवल एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट करना है, तो बैटरी से एनर्जी तो जनरेट होगा। अब वो एनर्जी कंज्यूम नहीं हो पाएगा, क्या होगा, कंज्यूम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बल्ब तो है नहीं, केवल रेसिस्टर है। तो वो एनर्जी जो होगा जब कंज्यूम नहीं होगा तो वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बनेगा, और जिसके कारण हमारा रेसिस्टर जो होगा वो हीटेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इन सोर्स ऑफ द एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डेसिपेटेड इन एंटायर फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। और इसी को हम क्या मानते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट के नाम से जानते हैं। द इफेक्ट इज यूटिलाइज इन ए डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, etc. तो इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में
ये सब जो है इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होता है और इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कंसिडर a current I carrying through a resistor of resistance R। एक हमारा रेसिस्टर है, ये हो गया, इससे करंट जो है वो आई जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? आई जा रहा है। और इसका रेसिस्टेंस क्या है? आर इसका क्या है? रेसिस्टेंस। कंसीडर ए करंट आई फॉलोइंग थ्रू ए रेसिस्टर आर। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस V, V पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का है। एंड Q इज चार्ज फ्लो, Q चार्ज फ्लो। द वर्क डन टू मूविंग चार्ज Q थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज VQ। हम बताए थे W क्या होता है? W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है। हमने इस पे एक प्रॉब्लम भी बनाया था। तो द वर्क डन टू मूविंग द चार्ज Q थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज क्या होगा? वर्क डन VQ हो जाएगा। तो therefore the source must supply the energy VQ for time t। तो सोर्स जो होगा हमारा एनर्जी VQ सप्लाई करेगा, क्योंकि वर्क और एनर्जी तो सेम होता है टाइम t के लिए। अब पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन पर टाइम, वर्क डन बाय टाइम। तो पावर क्या हो जाएगा? वर्क डन V इंटू क्यू बाई टी। क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू बाई टी, V क्यू बाई टी। और क्यू बाई टी को हम I लिख सकते हैं। तो यही पावर क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू V इंटू I। तो यहां से हमारा पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? पावर इज इक्वल टू V इंटू I। अब देखिए, या एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t इज P इंटू टी। या एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? Q को हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? P इंटू टी लिख सकते हैं। दैट इज VIT एनर्जी लिख सकते हैं। एनर्जी को हम VIT लिख सकते हैं, पावर को हम VI लिख सकते हैं। ठीक है। Therefore happen the energy expanded by the source, this energy get dissipated in the resistor as heat। Thus a steady current I through the amount of heat H is produced at time t। H is equal to VIT। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VIT। जैसे पावर क्या हो गया था? पावर इज इक्वल टू हमारा था, जैसे हम देखते हैं हमारा पावर जो है, पावर इज इक्वल टू क्या है? पावर इज इक्वल टू क्या है? Q डिवाइडेड बाय T। ठीक है। अब VQ पावर का हमारा फॉर्मूला होता क्या है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी या वर्क डन बाय डिवाइडेड बाय कितना आया टाइम। तो अगर एनर्जी हमको निकालना है, तो हम एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी कर सकते हैं। वही तो वो कह रहा है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या कर दीजिए आप? P इंटू टी कर दीजिए। एनर्जी इज इक्वल टू क्या कर दीजिए आप? P इंटू टी कर दीजिए। एनर्जी इज इक्वल टू क्या किए? एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी कर दीजिए। यही वो कह रहा है कि एनर्जी जो हमारा है, ये एनर्जी जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्रॉस होगा तो P इंटू टी। यहाँ पे जो आया है कि एनर्जी क्या होगा? P इंटू टी होगा। तो आप समझ गए एनर्जी। अब एनर्जी को P इंटू टी लिखते हैं और P को हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू आई। तो H इज इक्वल टू, यहाँ एनर्जी को E नहीं लिख के H लिख सकता है, तो H इज इक्वल टू VI इंटू टी। क्या लिखते हैं? VI इंटू टी। ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट में क्या है? अब हमारा H इज इक्वल टू VI इंटू टी आया था। H इज इक्वल टू क्या आ गया था? VI इंटू टी आया था। अब हम क्या करते हैं कि H के जगह पे हम V के जगह पे IR अगर रख देते हैं, तो एक H का और फॉर्मूला जो आएगा I² इंटू RT आ जाएगा। एंड दिस इज डन
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ इम्प्लाइज दैट, फॉर्मूला को ही क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इज इक्वल टू I² RT जो है, इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एंड दिस लॉ इम्प्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर इज, इस लॉ से क्या पता चलता है कि the heat produced in the resistor is directly proportional to the square root of the current, यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट जो है वो करंट के, जूल्स लॉ क्या कहता है कि हीट जो है हमारा वो करंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर ए गिवन रेसिस्टेंस। सेकंड, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन करंट। अब रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम विच द करंट फ्लो, और टाइम के प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है और करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जूल्स लॉ कहता है थ्रू द रेसिस्टर इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज कनेक्टेड टू नॉन वोल्टेज इज यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू इट यूजिंग द रिलेशन I इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में दो प्रॉब्लम्स हैं, नेक्स्ट में हमारा दो प्रॉब्लम्स हैं और ये चैप्टर दो प्रॉब्लम्स हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारा क्या है? दो प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग को दिखाते हैं दो प्रॉब्लम्स नेक्स्ट में हमारा। तो आपको नेक्स्ट हम ले चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट में चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं नेक्स्ट में। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं एक बार नेक्स्ट में। तो क्या कर रहा है? एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी, एनर्जी दिया हुआ है 840 वाट, 840 वाट व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम रेट ऑफ 360 वाट, ठीक है। व्हेन हीटिंग एट द मिनिमम रेट तो यहाँ पे जो है हमको क्या दिया है? मिनिमम मैक्सिमम रेट दिया है। क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वाट, 840 वाट के रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। व्हेन हीटिंग इज एट ए मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम रेट के साथ हीट हो रहा है। व्हेन हीटिंग विथ मिनिमम रेट द वोल्टेज इज 240 to 20 वोल्ट है। व्हाट इज द करंट थ्रू द रेसिस्टर इन ईच केस, दोनों केस में हमको करंट निकालना है। तो व्हेन हीटिंग मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम रेट से जब हीट हो रहा है हमारा, मैक्सिमम रेट से हीट हो रहा है तो I इज इक्वल टू V बाय, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई P। तो जहां से ए निकल गया, I इज इक्वल टू क्या हो गया? हमको क्या था? P बराबर क्या होता था? B इंटू I होता था। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई V हो जाएगा। जैसे हमारा P इज इक्वल टू क्या होता था? P इज इक्वल टू क्या होगा? V और I होता था पावर इज इक्वल टू। तो यहाँ से अगर I निकालेंगे तो P बाई V हो जाएगा। P बाई V देखा करंट आ गया, तो करंट जब आ जाएगा तो R इज इक्वल टू V बाई I रखेंगे तो R भी आ जाएगा। वैसे ही सेकंड केस में I इज इक्वल टू क्या रख दिया? P बाई V रखा तो I आ गया, और R के लिए V बाई I के रख देंगे तो R भी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, इजी है फॉर्मूला पुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 जूल ऑफ हीट इज 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड बाय 4 ओम रेसिस्टर, यानी 4 ओम रेसिस्टर के थ्रू 100 जूल हीट जो होता है वो दिया जा रहा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेसिस्टर। तो रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है? हमको करना है। तो H दिया है, R दिया है, T दिया है, तो हम I निकाल लेंगे। I रूट करके निकल जाएगा 100
यहाँ से हमारा फाई आ जाएगा। फॉर्मूला पुट करेंगे h इज इक्वल टू आई एस पर h हमारा क्या होता है, h इज इक्वल टू क्या होता है, h इज इक्वल टू क्या होगा, h इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर और टी होगा, आई स्क्वायर आर टी होगा h के जगह पे। तो h के जगह पे जब आई स्क्वायर आर टी हमारा हो जाएगा तो h जो हमारा ये हो गया, h की जगह पे आई स्क्वायर आर टी, तो आई निकलेंगे तो h बाई आर टी का रूट हो जाएगा। तो h बाई आर टी का रूट हो गया, h रख दिया आर टी रख दिया, 25 आएगा, 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। फिर v निकालना है तो v इज इक्वल टू आई आर करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हीटिंग इफेक्ट एक समाप्त हो गया, अगला टॉपिक देखेंगे, न्यू टॉपिक। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और मैं प्रीवियस सारे लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट, आप पहले पिछले लेक्चर को देख लें और फिर आगे वाले लेक्चर को देखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो थैंक यू दोस्तों।